इटली का एकीकरण आज पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैं फ्रांस की क्रांति पढ़ा चुका हूं। अच्छा सा वीडियो है, बहुत शॉर्ट विधि में पढ़ाया हूं, उसे देख लीजिएगा। आज इटली का एकीकरण पढ़ाने से पहले मैं जो कल पढ़ाया हूं उसका एक बार तुरंत रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करते हैं। आइए, 1789 ईस्वी में एक आंदोलन किया और एक क्रांति किया जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति कहते हैं। अब इस क्रांति के बाद में हुआ क्या? वो क्रांति के बाद में 1792 में गणराज्य बन गया, और जब गणराज्य बन गया तो वो पहले जो राजा बैठक कराता था और वो जो असेंबली टाइप का था जिसे हम कहते थे स्टेट जनरल, उसी स्टेट जनरल को हटा करके और नेशनल असेंबली बनाया गया। ठीक है, और ये जो आंदोलन किया ना वो सब मध्य वर्ग के लोग थे। मध्य वर्ग को फ्रांस में बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आया था कि बुर्जुआ वर्ग की क्रांति कब हुई, तो बुर्जुआ वर्ग की क्रांति भी 1789 ईस्वी में वही फ्रांसीसी क्रांति को ही कह रहा है वो। आगे देखते हैं। अब गणराज्य ये बन गया, उसके बाद में 1799 ईस्वी में इसी लुई सलामा को फांसी दे दिया जाता है, और जब फांसी दे दिया जाता है और साथ साथ उसकी जो वाइफ होती है मैरी एंटोनेट, उसे भी साथ साथ फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग उसमें जो पढ़ाए कहानी में कि नया राजा बनता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में नया राजा बनता है फ्रांस का, और उन्होंने नेपोलियन कोड जारी करता है। उसके बाद में 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का स्थापना करता है। लेकिन घटना तब घट जाता है कि 1815 ईस्वी में एक युद्ध होता है, वाटरलू का युद्ध। ये वाटरलू बेल्जियम का एक जगह है। वो वाटरलू के युद्ध में इसकी हार हो जाती है और मेटरनिक कई देशों के साथ मिल करके इस पर अटैक करता है, और जिसमें इसकी हार हो जाती है। मेटरनिक जीत जाता है, वहां से उसकी शुरुआत होती है मेटरनिक युग। नेपोलियन जहां जहां शासन कर रहा था, इटली, जर्मनी में और भी कई यूरोप के कई देशों में लगभग, तो वहां जो शासन कर रहा था, तो अब नेपोलियन तो खत्म हो गया। मेटरनिक युग आता है तो जब फ्रांस में नेपोलियन हट जाता है तो वहां पे फिर बुर्बो वंश आता है, और बुर्बो वंश का फिर स्टार्टिंग हो जाता है वहां। लेकिन बुर्बो वंश का जो राजा होता है वो लुई 18वां होता है। ये जो बुर्बो वंश का राजा होता है वो लुई 18वां का शासन आता है, और लुई 18वां अच्छा से चला रहा था देश को, यानी जो नेपोलियन सिस्टम पे चला रहा था वही सिस्टम पे ये भी चला रहा था लुई 18वां भी। लेकिन दिक्कत तब हो जाता है कि 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1824 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब नया राजा बनता है चार्ल्स दसम। ये बुर्बो वंश का ही है चार्ल्स दसम, ये इसी का भाई है छोटा। तो चार्ल्स दसम आता है, चार्ल्स 10 कह लीजिए या एक्स कह लीजिए। ये 1824 में गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये साफ साफ कहता है कि मैं पहले के जैसा नहीं हूं। अगर पहले के जैसा शासन करना होता तो हम जंगल में जाकर के इससे बेहतर लकड़ी काटते, ऐसा सोच रखने वाला था। और ये वही सामंती व्यवस्था को फिर से लागू करता है और भी मतलब निरंकुशता का हद पार करने लगता है। तब क्या होता है कि 1830 ईस्वी में एक फिर से क्रांति होती है जिसे जुलाई क्रांति कहते हैं। चार्ल्स दसम देखता है कि मेरा भी हाल लुई सलामा के जैसा होने वाला है, इसीलिए वो देश छोड़ करके इंग्लैंड भाग जाता है। उसके बाद इसका जो शासन फिर खत्म होता है, तब आता है लुई फिलिप का। लुई फिलिप 1830 में गद्दी पे बैठता है, नीचे राजा बनता है। अभी गणराज्य ही है तो लुई फिलिप राजा बनता है। लुई फिलिप अपने एक प्रधानमंत्री को बनाता है, गीजो। 1840 ईस्वी में इसको बनाता है, किसको? गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है। लेकिन यह भी बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए भी विरोध फिर होता है, और जब विरोध होता है तो फिर इसे भी 1848 ईस्वी में यहां से भगा दिया जाता है, और नेपोलियन तृतीय जो कि फिर राजा बनता है फ्रांस का, और फ्रांस पूर्ण रूप से आजाद हो जाता है। ये पहला चैप्टर का कैलकुलेशन था जो मैंने पढ़ा दिया। अब नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इटली का एकीकरण। इटली के कहानी को समझने के लिए ये इटली का मानचित्र को समझना जरूरी होता है। आप देखिए, अलग अलग क्षेत्र दिख रहा है जो कि पेंट किया हुआ और बगैर पेंट किया हुआ है। आइए समझते हैं। देखिए, इटली का जो राजा है वो चार्ल्स एल्बर्ट है, जो कि वो इस एरिया का राजा है, और बाकी जो इटली है उस पर अलग अलग राजाओं का अधिकार है। जैसे ये वाला जो एरिया है, ये एरिया पे ऑस्ट्रिया का कब्जा है। ये बीच वाला जो हिस्सा है इस पर पोप का कब्जा है, और नीचे जो है नेपल्स और सिसिली का है। तो ऐसे अलग अलग बटा क्यों है? कहानी को समझिए। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है, और ऑस्ट्रिया का एक राजा है जिसका नाम है मेटरनिक। वो कई देशों के साथ मिल करके और नेपोलियन बोनापार्ट पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है। तब से
जितने भी नेपोलियन बोनापार्ट जहां जहां शासन कर रहा था वहां वहां मेटरनिक और उसके सहयोगी जितने भी देश थे वो शासन करने लगे। यही कारण है कि यहाँ कई देश शासन कर रहे हैं। आइए समझते हैं। अब इस अलग अलग शासन करने वाले एक देश में हैं, तो वो पूरे को एक देश करना यानी एकीकरण करना बहुत कठिन है, क्योंकि बीच में फ्रांस है, ऊपर में ऑस्ट्रेलिया है, नीचे में बुर्बो वंश का अधिकार है। तो ऐसे में एकीकरण करना बहुत ही मुश्किल था, असंभव जैसा था। लेकिन उसके लिए 3 योद्धा आते हैं और पूरे इटली को एकीकरण करते हैं। वो तीनों योद्धा कौन है? एक है काउंट काबूर, दूसरा है मेजिनी और तीसरा है गैरिबाल्डी। ये तीनों योद्धा मिल करके और इस इटली को एकीकरण कर देते हैं, यानी कि एक कर देते हैं। आइए समझते हैं कि ये तीनों ने क्या क्या किया। इन लोग से पहले एक संस्था था जो कि कार्बोनरी था। कार्बोनरी एक क्रांतिकारी संस्था है। यहाँ नौजवान टाइप का जो लड़का था वो लड़ने के लिए स्पेशल एक ग्रुप बना हुआ था, वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता था। तो लड़ाई से आजादी नहीं मिलता है। अगर लड़ाई से आजादी मिल जाता है तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? इसलिए कार्बोनरी बहुत कोशिश किया पर सफल नहीं रहा। इस कार्बोनरी से मेजनी एक लड़का है जो कि ये ज्वाइन करता है यहाँ कार्बोनरी में, और जब ये नौजवान होकर के जब ज्वाइन करता है कार्बोनरी में तो मेजनी को भेजा जाता है सिसिल और नेपल्स पर आक्रमण करने के लिए। कुछ एरिया ऑस्ट्रिया के एरिया में भी एक बार भेजा गया है, यहाँ भी मार खाया है। और एक सिसिल और नेपल्स पर आक्रमण करने के लिए भेजता है किसको? कार्बोनरी भेजता है किसको? मेजनी को। जब ये मेजनी जाता है यहाँ अटैक करने के लिए बहुत मार खाता है, मार भी खाता है और जेल में ही बंद हो जाता है। वहां सिसिल नेपल्स का जो है बुर्बो वंश वाला अधिकार वो उसको फांसी देने का तैयारी करता है। तब ये जेल तोड़ ताड़ करके अब भाग जाता है वहां से। जब वहां से वो भागता है तब वो निर्णय लेता है कि अब कार्बोनरी के साथ में हम नहीं काम करेंगे, अब मैं अपना खुद का एक संस्था बनाऊंगा, खुद का एक संगठन बनाऊंगा और मैं खुद अपने देश को एकीकरण करूंगा। तब ये एक नया संस्था अपना बनाता है जिसका नाम है यंग इटली। यंग इटली जो है वो 1831 ईस्वी में बनाता है। उसके बाद में एक और संगठन बनाता है यंग यूरोप। यंग यूरोप जो है वो 1800 लगभग 33 ईस्वी में बनाता है। 2 संगठन बनाता है। यंग यूरोप में बहुत सारे संगठन मिल करके बना हुआ है यंग यूरोप, और यंग इटली में इसका पर्सनली बनाया हुआ है। ये 2 संगठन बनाता है और दोनों संगठन से मिल करके और इस पर फिर आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ संगठन से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ चाहिए आपको दिमाग। हम कैसे इतने सारे अधिकार करने वाले अलग अलग देश हैं, इसके साथ कैसे गेम खेलें। गेम चेंजर चाहिए था, और वो गेम चेंजर कौन था? काउंट काबूर। ये जो मेजनी है ये जनता में इतना ज्यादा आक्रोश भर दिया और इतना ज्यादा ये लड़ाकू अपने पास में सैनिक रख लिया, जिसके लिए इस मेजनी को मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन आवेगा, इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मेजनी को क्या कहा जाता है? मसीहा या पैगंबर कहा जाता है। इटली का मसीहा या पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। अब देखिए, अब गैरिबाल्डी का एंट्री होता है। गैरिबाल्डी 1848 ईस्वी में, यहाँ इससे पहले कहाँ है? वो अमेरिका है गैरिबाल्डी का एंट्री जो इटली में होता है 1848 ईस्वी में एंट्री होता है। अब देखिए, जब गैरिबाल्डी यहाँ एंट्री करता है तो इसके साथ में जुड़ता है मेजनी के साथ में। कुछ किताबों में आता है कि यंग इटली में ज्वाइन किया, तो मेजनी के साथ में ये मिलता है। और जब मेजनी के साथ मिलता है तो मेजनी बोलता है, बाबू तुम जो है कुछ नहीं करना है, आपको अटैक करना है, हम अपना सेना देंगे और आपको अटैक करना है। कहां? सिसिल और नेपल्स पर। अब देखिए, गैरिबाल्डी को कौन बोल रहा है? मेजनी। कहां अटैक करने के लिए? सिसिल और नेपल्स पर अटैक करने। पहले ही मार खा चुका है, फिर दूसरा को भेज रहा है। अब देखिए, ये मार खाया, इसको भेजा, और जब ये मार खाया, इसको भेज रहा है। जब ये अटैक करने के लिए गया बहुत मार खाया ये भी। जब ये अटैक करने के लिए गैरिबाल्डी गया खूब मार पिटाया, इसको भी मार करके जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद हुआ किसी तरीके से वहां से भाग गया ये भी। अब भागने के बाद जब जेल से बाहर आया तब ये अपना खुद का संगठन बनाता है जिसका नाम रखता है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मेजनी जो होता है वो मेजनी को कहा जाता है पैगंबर या मसीहा। उसी प्रकार से
कॉन्ट काबूर जो होता है उसको इटली का दिमाग कहा जाता है, उसी प्रकार से गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। ये सीधा लड़ना जानता है, इसको रास्ता चाहिए बस ये भिड़ जाएगा। और लाल कुर्ती संगठन ये खुद का अपना बनाता है और लाल कुर्ती संगठन के साथ में ये अटैक करना चाहता है। तब फिर मिलता है कॉन्ट काबूर। कॉन्ट काबूर गैरिबाल्डी को समझाता है कि देखो तुम कुछ मत करो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे करो, तुम सिसिल और नेपल्स पर अटैक करो। गैरिबाल्डी बोलता है देख बाबू, एक तो पहले ये बोला और हम वहां से जान बचा के भागे हैं। सिसिल नेपल्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्यों, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये गैरिबाल्डी जब ये बोलता है कॉन्ट काबूर को तुम यहां अटैक करो, गैरिबाल्डी सीधे सीधे बोलते हैं कि देख आपके हम बातों में नहीं आएंगे, अब हम अपना संगठन बना लिया, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। तो फिर बोलता है गैरिबाल्डी कि देखो दिमाग लगाओ, वैसे मत करो, तुम इस इलाके में जो भी किसान है मजदूर है उसको सबसे पहले अपने अंडर में लो। और यही किया भी। गैरिबाल्डी क्या किया कि यहां जितने भी मजदूर किसान था वो सबको उकसा दिया, सबको बोल बोल के उकसा दिया कि अगर तुम हम मेरा साथ नहीं देगा तो हमेशा तुम गुलाम रहेगा, ऐसे वैसे बोल करके और पूरा उकसा दिया और यहां से क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और जब अटैक किया सिसिल और नेपल्स पर लगभग 1860 ईस्वी में, देखिए ये सब डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, बस कहानी को समझिए। जब ये 1860 ईस्वी में यहां अटैक करता है, जब अटैक करता है सिसिल और नेपल्स पर, तो अब यहां का जो सेना है वो गैरिबाल्डी के साथ भिड़ जाता है। और जब भिड़ता है तो होता यह है कि गैरिबाल्डी को जैसा ही मारने के लिए सामने से तलवार लेकर के आया, पता चला कि पीछे से ईंटा चल गया उसके सर पर। अब उसका सेना सामने देख रहा है, पीछे से मार हुआ, पीछे देख रहा है, आगे से मार हुआ। नतीजा यह हुआ कि सिसिल और नेपल्स में जो सेना था, यानी बुर्बो वंश का जो सेना था, उसकी बुरी तरीके से हार हो जाती है और यहां गैरिबाल्डी की जीत हो जाती है। यह जीत इसकी नहीं होती है, यह जीत होती है कॉन्ट काबूर की। कॉन्ट काबूर के दिमाग के बदौलत ये गैरिबाल्डी यहां जीत जाता है। 1852 में विक्टर एनेमुल पिडमॉन और सार्डिनिया का राजा बन जाता है। अब ये अपना प्रधानमंत्री कॉन्ट काबूर को चुन लेता है। अब कॉन्ट काबूर देखा कि बहुत अच्छा रास्ता है, इसके साथ मिल करके अब हम अच्छा से पूरे इटली का एकीकरण करेंगे। तभी एक युद्ध होता है। युद्ध किसके साथ होता है, कहानी को समझिएगा। कहानी यह है कि तुर्की का राजधानी कुस्तुनतुनिया है और कुस्तुनतुनिया जो है वो यूरोप का एक बहुत बड़ा ये गिरजाघर था। कुस्तुनतुनिया जो है वो यूरोप का बहुत बड़ा गिरजाघर था। अब सब क्रिश्चियन है, तो जो कुस्तुनतुनिया है उस पर कब्जा करने के लिए रूस आता है। कौन आता है, रूस आता है। अब जब रूस आता है तो तुर्की बोलता है किसको, तुर्की बोलता है फ्रांस को। तुर्की बोलता है फ्रांस को। फ्रांस को क्यों बोला, क्योंकि जो पोप है, पोप को जो सेवा दे रहा है या संरक्षक दे रहा है, सेफ्टी दे रहा है, कौन दे रहा है, फ्रांस दे रहा है। तो फ्रांस को बोलता है तुर्की कि यहां पे जो कुस्तुनतुनिया है उस पर कब्जा करने के लिए आ रहा है कौन, रूस। अब फ्रांस और रूस के बीच में दोनों क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। दोनों के पीछे एक युद्ध हो जाता है जिसका नाम है क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। अब क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के साथ में और भी देश है, जैसे इंग्लैंड हो गया, तुर्की हो गया, ये सब देश फ्रांस के साथ में। रूस बेचारा अकेले पड़ा हुआ है। क्या किया कॉन्ट काबूर ने कि विक्टर एनेमुल के साथ मिल करके 50,000 का सेना भेज दिया। किसको, फ्रांस को। फ्रांस को बोला आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और 50,000 का सेना किसको दे दिया, फ्रांस को। और फ्रांस पहले से मजबूत था और 50,000 सेना मिल गया और अटैक किया रूस पर, रूस की हार हो गई। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण का फूल खिलेगा। देखिए यहां से शुरू हुआ, इसीलिए इस बात को बोला जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण का फूल खिलेगा। और फ्रांस कुछ अपना जो क्षेत्र है वो विक्टर एनेमुल को लगभग अपना जो कुछ क्षेत्र होता है वो विक्टर एनेमुल को दे देता है। अब आगे कहानी देखिए। अब कहानी क्या होता है कि ऑस्ट्रिया के साथ में एक युद्ध हो जाता है, ऑस्ट्रिया और परसा के साथ में। और ऑस्ट्रिया और किसके साथ में, परसा के साथ में। परसा कौन है, परसा है जर्मनी का पुराना नाम है परसा।
तो ऑस्ट्रिया के साथ में और पर्सा के साथ में युद्ध हो जाता है। वो युद्ध का नाम होता है सेडावा का युद्ध, सेडावा या सेडोवा का युद्ध 1866 में होता है। 1866 में एक युद्ध होता है और जिसमें ऑस्ट्रिया की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ऑस्ट्रिया की उसमें हार हो जाती है, इसीलिए हार जब होने लगती है तो बहुत सारा सेना यहां से क्या कर लेता है, वो मंगा लेता है। ऑस्ट्रिया क्या करता है, यहां से सेना मंगा लेता है और यही ताक में था विक्टर एनेमुअल और अटैक कर देता है और ये वाला एरिया क्या हो जाता है, लगभग विक्टर एनेमुअल के अंडर में आ जाता है। यानी यहां से ऑस्ट्रिया हारता है और ये तभी एक युद्ध और हो जाता है फ्रांस के बीच में। फ्रांस में एक युद्ध और हो जाता है, फ्रांस और किसके बीच में, फ्रांस और पर्सा के बीच में एक युद्ध होता है, सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध, सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हो जाता है, जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है। देखिए पर्सा के साथ दो युद्ध हुआ, ध्यान दीजिएगा, पर्सा के साथ क्या युद्ध, दो युद्ध हुआ, एक ऑस्ट्रिया के साथ में और एक सेडोन के साथ में, सॉरी एक ऑस्ट्रिया के साथ में और एक फ्रांस के साथ में। देखिए यह फ्रांस में यहाँ 0 है, फ्रांस के ऊपर क्या है, 0 है। तो ये युद्ध जो होगा वो 1870 में होगा। देखिए यहाँ 0 है, 1870, ये 0। दूसरी बात में अब देखिए यहां ना है फ्रांस में, यहां भी ना है सेडोन में भी ना है, दोनों में ना है। तो फ्रांस के जो पर्सा के साथ फ्रांस के साथ में हो जाएगा, पर्सा के साथ में वो 1870 में होगा। यहां 0 है, यहां 0 है, फ्रांस में ना आता है तो सेडोन में भी ना आता है यहाँ। और एक होता है सेडोवा का युद्ध, उसमें 1866 में होता है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में दो युद्ध। और दोनों जब यह फ्रांस के साथ होता है, फ्रांस की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। तो ये एरिया भी लगभग क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और गैरिबाल्डी इस एरिया को जीत ही लेता है। तो इटली का एकीकरण 1870-71 में लगभग पूरा हो जाता है। आपको कैसा लगा वीडियो, अगला वीडियो में जर्मनी का एकीकरण पढ़ाने वाला हूं, आप मेरे साथ बने रहिए।